बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अभी नाश्ता करके छत पर आया और कुदरत की हसीन मंजर को अपनी आंखों में जज्ब करने लगा। मैंने घूमकर इधर उधर का जायजा लिया तो इस वक्त पूरा गांव हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ था। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी और साथ साथ सूरज की दिलफरेब किरणें बादलों के टुकड़ों को चीरते हुए जमीन को मुनव्वर कर रही थीं। एक जगह जमीन से आसमान तक सतरंगी धनक इस हसीन मंजर को मजीद खूबसूरत बना रही थी। धनक के साथ रंग बे इंतहा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। दूर खेतों के दरमियान से गुजरती हुई नहर का पानी सूरज की रोशनी पड़ने से हीरे की तरह चमक रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और बेख्तियार मेरे कदम नहर की जानिब उठने लगे। मैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए नहर की जानिब रवां दवा हो गया। कुछ ही देर बाद नहर के किनारे मौजूद था और सरसब्ज खेतों के दरमियान नहर का पानी वैसा ही चमक रहा था। नहर के साफ और शफाफ पानी में आसमान का अक्स निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। नहर के पानी में नीले आसमान पर बर्फ की मानित सफेद बादल इधर उधर भाग रहे थे। कौसे कज़ा के साथ रंगों का अक्स इस खूबसूरत मंजर को चार चांद लगा रहा था। मैं इस हसीन मंजर को आंखों में समोए नहर के किनारे चलने लगा। ठंडी ठंडी हवा मेरे वजूद से टकरा रही थी। दुनिया जहां का सुकून मुझे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। तभी दूर किनारे मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो भी मेरी तरह मौसम को एंजॉय करने आया होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसकी तरफ चल दिया। करीब पहुंचने पर पता चला वो तो मेरा दोस्त फुरकान था। उसे देखकर मैं खुश हो गया। आज वो मुझे तकरीबन एक हफ्ते बाद नजर आया था। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बहुत ही धीमे अंदाज में नहर के किनारे छोटे छोटे पड़े हुए पत्थर नहर के पानी में फेंक रहा था। क्या हो रहा है जनाब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो एकदम घबरा सा गया। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया और वो सोचों के समुंदर से बाहर निकल आया। अरे सारिम तुम? वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। हाँ, मैंने सर हिलाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो संजीदा होकर बोला। अभी भी तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें डरा दिया? और तुम जो इतने दिनों से मुझसे मिले नहीं उसका क्या? इतने दिन से मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। मगर मेरे शौक अंदाज पर भी वो मुस्कुरा नहीं पाया। उसका लहजा बहुत ही बदला बदला सा था। पहले की तरह न उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी न शरारत थी। आंखों में अजीब सी अफसुर्दगी की झलक नुमाया थी। तभी मैंने पूछा, फुरकान क्या बात है? तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं यार, कोई बात नहीं। वो मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला। मगर यार, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा और लहजा बता रहा है कि कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार सारिम, ऐसी कोई बात नहीं। वो नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, मुझे पता है कि कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। आखिर कभी ना कभी तुम्हें बताना तो पड़ेगा। लिहाजा अच्छा तो यही है कि तुम मुझे अभी बता दो, वरना बाद में तुम्हें मेरी गालियां भी सुनने को मिलेंगी। यार सारिम, तुम तो जानते ही हो। गोया उसने हार मान ली और अपनी बात बताने लगा। तुम जानते हो कि मैं रात को ऑफिस से लेट घर आता हूँ। एक रात दफ्तर में काम कर रहा था तो देर हो गई। रात को अपनी कार में घर आ रहा था कि वीरान रास्ते में मुझे चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो एक नौजवान लड़की है। उसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था और उसने हाथ के इशारे से मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि नौजवान लड़की का आधी रात को इस वीराने में क्या काम है। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोगों ने कहानियां बना रखी हैं। इस रास्ते में खौफनाक चुड़ैलों का बसेरा है। ये सोचकर मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। पर आजकल के जमाने में चुड़ैलों और भूतों का वजूद नहीं है। ये तो चाहे लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, वो भी झूठी। कहीं ये मजबूर लड़की ना हो, ये सोचकर मैंने गाड़ी रोक दी। साहब, मेरा घर थोड़ा ही दूर है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोली। उसके चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत थीं। बिल्कुल एक नशा था उसकी आंखों में।
جھیل جیسی گہری نیلی آنکھیں، جیسے میں کھو ہی گیا تھا۔ دنیا جہاں سے بے خبر میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نقاب میں ایسے دکھائی دیتی تھیں جیسے 14ویں کا چاند سیاہ بادلوں سے جھانک رہا ہو۔ کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے؟ وہ دوبارہ بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ دوبارہ وہ گاڑی کا پچھلا شیشہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی ہی دور جانا ہے صاحب، میں نے جہاں اترنا ہوگا آپ کو بتا دوں گی۔ وہ آہستہ سے بولی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہی تھیں؟ آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح اکیلی لڑکی کو اتنی رات تک باہر نہیں رہنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ پیٹ کی آگ کو مٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہوں اور یہاں پاس ہی ایک گھر میں کام کرتی ہوں، اس لیے رات کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ دور سے آپ کی گاڑی کی لائٹس دیکھیں تو آپ سے لفٹ مانگی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ کچھ لمحے ہی خاموشی سے گزر گئے۔ چپکے گاڑی کے شیشے میں اس کی نشیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس یہاں روک دیں، وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر میں سارا راستہ اس کی نشیلی آنکھوں کے سحر میں کھویا رہا۔ اس کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کے لیے میرا دل بے قرار سا ہو گیا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر اسی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے اس کے کہے بغیر ہی گاڑی روک دی تو وہ بھی خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور پوچھیں، جیسے وہ میرے بولنے سے پہلے ہی میرے پوچھنے کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا تم نے کبھی اس راستے میں چڑیل یا جن بھوت دیکھے ہیں؟ کیا جن بھوت؟ میری بات سن کر وہ کہکہے لگا کر ہنسنے لگی تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہنسی تو آئے گی نا۔ بہرحال میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو مجھے اپنے سوال پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ شمائل نام ہے میرا، وہ مختصراً بولی۔ بہت اچھا نام ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز رات کو راستے میں میرا انتظار کرتی اور میں اس کو مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیتا۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں باس سے چھٹی لے کر شام کو ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے شمائل کا خیال آیا کہ کہیں رات کو وہ پھر میرا انتظار ہی نہ کرتی رہے، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ مجھے شمائل ایک لڑکے کے ساتھ گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر اب بھی نقاب ہی تھا۔ وہ اس لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے شمائل پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی اور ان پر نظریں گھاڑ دیں۔ ان دونوں کا رخ ایک پہاڑ کی طرف تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پہاڑ کے پاس جا کر روک دی۔ اچانک ہی مجھے شمائل کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ میں غصے کے عالم میں اٹھا اور گاڑی کا فرنٹ کھول کر باہر آ گیا۔ اچانک ہی میری نظر زمین پر پڑی تو میں چونک گیا۔ رات بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پاؤں کے نشان نمایاں نظر آ رہے تھے۔ قدموں کے نشان مجھے کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ 2 پاؤں کے نشان تو بالکل ٹھیک تھے، مگر پاؤں کے 2 نشان الٹے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہی سوچ کر میں نے قدم پہاڑ کی طرف بڑھا دیے۔ میں چھپ کر جا رہا تھا اور میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شمائل اس لڑکے کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے من اب تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو، وہ لڑکا محبت بھرے لہجے میں شمائل سے کہہ رہا تھا۔ جانے من مجھے دیکھنے کے بعد تم یہاں سے جا نہیں سکو گے، اس لیے میرے چہرے پر نقاب رہنے ہی دو۔ لڑکے نے اصرار کیا تو شمائل نے ہاتھ بڑھا کر نقاب اتار دیا۔ اس کے نقاب اتارتے ہی لڑکے کی ایک چیخ گونج اٹھی اور میں بھی اپنی جگہ دہل گیا۔ شمائل کا آنکھوں سے نیچے کا تمام چہرہ کالے سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ ہونٹوں سے 2 دانت نکلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے شمائل نے اپنے دانت اس کی گردن میں گھاڑ دیے۔ لڑکا تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। शुमाइल ने अपना चेहरा उठाया तो उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। फिर वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों से उसका गोश्त खाने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गाड़ी तक आया और फिर कैसे घर तक पहुंचा ये मैं ही जानता हूँ। उस दिन के बाद मैंने रात को घर आना छोड़ दिया, शाम को ही लौट आता हूँ। एक दिन मैं शाम को ही घर आ रहा था कि शुमाइल को वहाँ खड़ा पाया। शायद वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी उसके ऊपर से गुजारना चाही। मेरी गाड़ी उसे कुचलने ही वाली थी कि वो एक खौफनाक परिंदा बनकर उड़ गई। मैं खौफ से कांप रहा था मगर मैंने गाड़ी फिर भी नहीं रोकी। अचानक ही वो मेरी गाड़ी की छत के ऊपर आकर बैठ गई। फुरकान, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। उसकी खौफनाक आवाज मुझे सुनाई दी और फिर वो उड़ते हुए पहाड़ के पीछे गायब हो गई। उस दिन के बाद से मैंने इस रास्ते से आना ही छोड़ दिया। अपने ऊपर बीती दास्तान सुनाकर फुरकान खामोश हो गया और मैं गहरी और तजस्सुस भरी नजरों से उसे देखने लगा। यार सारिम, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो खौफनाक लहजे में बोला। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी बुजुर्ग से राब्ता करना चाहिए, मैंने उसे देखते हुए कहा, मगर कोशिश करो कि तुम दोबारा उस रास्ते से कभी मत आना। हाँ यार, मैंने तो दोबारा उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखा, फुरकान ने नहर में पत्थर फेंकते हुए कहा। चलो काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, ऐसा न हो कि वो यहाँ भी आ जाए, उसने डरते हुए कहा। फुरकान तो अपनी बात सुनाकर चला गया, मगर फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस वीरान रास्ते से फुरकान की कटी हुई लाश मिली। मैं अपने दोस्त को खोकर बहुत गमगीन हो गया था। बार बार उसकी बातें और शरारतें याद आ रही थीं। गांव वाले भी बहुत परेशान थे। गांव के काफी लोग इस वीराने में चुड़ैल को देख चुके थे। सबका यही ख्याल था कि फुरकान को उसी ने कत्ल किया है। फिर मैंने फुरकान की सुनाई हुई दास्तान सुनाई तो वो लोग खौफजदा हो गए। इसके बाद नकाबपोश लड़की को अक्सर इस वीराने में देखा जाने लगा, बल्कि आधी रात को गांव के करीब भी उसे भटकते हुए देखा गया। गांव के लोग इस वजह से बहुत परेशान थे। किस्सा मुख्तसर ये कि गांव वालों ने एक आमिल बाबा को बुलाया, जिसने रात को चिल्ला करके उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। और जिस दिन आमिल बाबा ने चिल्ला किया था, उस दिन बहुत खौफनाक चीखें पूरी रात गांव में गूंजती रहीं, मगर उसके बाद किसी ने उस नकाबपोश लड़की को इस वीराने में नहीं देखा, न ही वो गांव के आसपास भटकती हुई दिखाई दी। व्यूअर्स, चुड़ैलों के बारे में जितनी दास्तानें मैंने सुनी हैं, मेरी समझ में यही आया है कि चुड़ैलें इंसानों का शिकार इसलिए करती हैं कि वो उनका खून पी सकें। अगर वो खून की प्यासी होती हैं तो फिर वो जानवरों का खून क्यों नहीं पीती, क्योंकि जानवरों का शिकार करना तो इंसानों से ज्यादा आसान होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।